तो दवाइयाँ आज मनुष्य के जीवन का लगभग अभिन्न अंग बन गया है। हर परिवार में दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये दवाइयाँ हमारी किडनी को नुकसान कर सकती हैं? नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ हमारी किडनी के लिए खतरनाक हैं और ये हमारी किडनी को कैसे खराब करती हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। किडनी खराब करने में जो सबसे ज्यादा बदनाम दवाइयाँ हैं वो है पेन किलर। पेन किलर कई प्रकार के होते हैं, कुछ सेफ भी होते हैं, पर जो एनएसएइड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफेनेक, ये कई सारी दवाइयाँ होती है जो कि हमारी किडनी को नुकसान कर सकती है। इनका लंबे समय तक सेवन करने से हमारी किडनी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हो सकता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब हम दूसरी दवाइयों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो हमारी किडनी को खराब कर सकती हैं, जिसके बारे में आम लोगों को अक्सर नहीं पता होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बहुत कॉमनली यूज करे जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में। एमिनोग्लाइकोसाइड एक बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक्स है जिसके अंदर एमिकासिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन जैसी दवाइयाँ आती है। इसका आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। रूटीनली जब सर्जरीज करते हैं, चाहे वो हमारे पैर के घुटनों की सर्जरी हो या हमारे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, इन रूटीन सर्जरीज में डॉक्टर्स अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले तो जब कोई गंभीर मरीज होता था, बहुत दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो दवाइयाँ थी ये गंभीर से गंभीर रोगियों की जान बचाने में सक्षम है, तो इसका बहुत इस्तेमाल होता था। तो किडनी की समस्या भी इसकी वजह से बढ़ती थी। तो ये किडनी की समस्या हर किसी को नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि करीब अगर ये दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है तो कुछ लोगों को जो हाई रिस्क होते हैं वो लोग 5 से 6 दिन के बाद उनको किडनी का डैमेज होना शुरू होता है, यूरिन कम होने लगता है, सूजन आने लगती है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी साथ में कम हो जाता है। ये उन्हीं लोगों को होता है। हाई रिस्क केस वो होते हैं जब हम इसको बहुत लंबे टाइम तक देते रहें, 14 दिन से भी ज़्यादा दे रहे हैं, या कोई बुजुर्ग है जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, उसकी किडनी पहले से ही कमज़ोर होती है, किसी को किडनी की पहले से ही बीमारी हो, या डायबिटिक पेशेंट्स हों, या वो साथ में और दवाइयाँ भी ऐसी ले रहा है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि दर्द की दवाई, वैनकोमाइसिन्स और कॉन्ट्रास्ट। तब ये किडनी को नुकसान पहुंचाने की इसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि सबसे पहले अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं और ये दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे को प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, यानी पानी प्रॉपर मरीज को जाना चाहिए। उसका यूरिन कितना हो रहा है इसका हिसाब किताब रखें, तो हर घंटे में 100 ml से ज़्यादा यूरिन मरीज को होता रहे। फिर जिसको भी ये दवाई दे रहे हैं उसका एक बेसलाइन सीरम क्रेटिनिन टेस्ट करें और हर तीसरे दिन क्रेटिनिन का टेस्ट करा के देखें कि क्रेटिनिन कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। अगर क्रेटिनिन बढ़ने लगे तो तुरंत इस दवाई को रोक देने से ये वापस सारी किडनी नॉर्मल हो सकती है। और इसको लंबे समय तक देने से परहेज करें। अगर हम इसे 7 दिन से लगातार ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। आजकल कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, कीमोथेरेपी इस्तेमाल हो रही है, ये नई दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पता रहते। तो इसमें 2 दवाइयाँ हैं, सिस्प्लेटिन और मीथोट्रेक्सेट। ये दोनों किडनी को खराब कर सकती है। सिस्प्लेटिन की जो दवाई होती है वो कई तरह के कैंसर्स में इस्तेमाल की जाती है। अब सिस्प्लेटिन कैसे करती है खराब? ये जो होती है ये भी ट्यूब्यूल जो होता है किडनी के उसकी इंजरी करती है, कई तरीके से करती है, पर एंड रिजल्ट ये होता है कि किडनी के ट्यूब्यूल खराब हो जाते हैं और शुरुआती दौर पे अगर इसे इलाज नहीं मिले तो वो परमानेंटली भी खराब हो सकते हैं। तो इसको भी ऐसी पहचानते हैं कि यूरिन कम होने लगता है और सीरम क्रेटिनिन आपने टेस्ट कराया तो बढ़ जाता है। यह टिपिकली 3 से 5 दिन के बाद आना शुरू होती है और यही समय होता है जब इसका इलाज कर दिया जाए। इसको ये डोज डिपेंडेंट होती है, यानी जितना ज़्यादा डोज जाएगा उतना ज़्यादा किडनी को इंजरी करने की इसकी क्षमता रहती है। ये हर किसी की किडनी खराब नहीं करती है, सिर्फ हाई रिस्क की खराब कर सकती है। ओल्ड एज, डायबिटिक पेशेंट्स जो पहले से ही दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक दवाई ले रहे हैं या जिनको पहले से ही हल्की फुल्की किडनी की बीमारी है, उन सबको ये खराब कर सकते हैं। तो इससे बचाव का क्या तरीका है? तो इससे बचाव का तरीका है कि जब भी सिस्प्लेटिन जैसी दवाई इस्तेमाल हो रही है तो उन मरीजों को आपको क्रेटिनिन हर तीसरे दिन कराना है और जैसे ही क्रेटिनिन बढ़ने लगे वो दवाई रोक देना, क्योंकि उस समय ये रिवर्सिबल होता है, वापस ठीक हो जाता है। और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब दोबारा आप सिस्प्लेटिन को डॉक्टर की सलाह से
इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो सब करते हैं हम कि कोई भी ऐसी और दवाई ना लें जो किडनी को खराब करें, जैसे पेन किलर्स हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो और दवाइयाँ हैं, ये इसके साथ नहीं इस्तेमाल करनी है हमको। अगर हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है तो जो किडनी सेफ दवाई है उसका इस्तेमाल करें। और जो दूसरी कीमोथेरेपी की दवाई है वो है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट काफ़ी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम हाई डोज मीथोट्रेक्सेट देते हैं तो ये भी सिस्प्लेटिन की तरह ही इंजरी करता है, ट्यूब्यूल्स को ख़त्म कर देता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य ऑर्गेनेल को खत्म करके वो पूरी तरह से उसको खत्म कर सकता है। इससे टॉक्सिसिटी जो है उससे बचने के लिए जो हम सिस्प्लेटिन के लिए कर रहे हैं सब वैसा ही है, पर उससे अलग ऐसा है कि इसमें हम लोग यूरिन को अगर एल्कलाइन रखें तो इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। यूरिन का पीएच हमें इसमें 7 से ज़्यादा रखना होता है और उसके लिए जो एल्कलाइजर आते हैं जैसे एल्कासोल या केमैक्स सिरप जैसे ये सिरप मरीज को दिए जाते हैं। अगर किसी को मीथोट्रेक्सेट हाई डोज चला गया है तो उसके ब्लड लेवल नाप सकते हैं। अगर ब्लड लेवल बहुत हाई है तो ल्यूकोवेरिन करके एक दवाई आती है, वो इसका एंटीडोट है। अगर हाई डोज हो गया है तो आप उसको तुरंत ख़त्म कर सकते हो और इससे हम बच सकते हैं। तो ये इसमें एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि अगर मीथोट्रेक्सेट ज़्यादा भी चले जाए तो हम किडनी इंजरी को बचा सकते हैं। क्या आप रोज़ एसिडिटी की दवा लेते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल जैसी ये दवाइयाँ हमारी किडनी को भी खराब कर सकती हैं। इसके बारे में हमें नहीं पता। ये किडनी को 3 तरह से खराब करती हैं। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी और हाइपरसेंसिटिविटी से एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो ये बहुत कॉमन नहीं है और ये बहुत धीरे धीरे इतना होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि किडनी खराब हो गई है। तो इसको पकड़ने का क्या तरीका है? इसको पकड़ने का एकमात्र तरीका है कि जब भी पीपीआई ले रहे हैं तो सीरम क्रेटिनिन का टेस्ट कराते रहें। अगर हमारा क्रेटिनिन अचानक से बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा तो हम डॉक्टर से मिलें और अपना देखें कि क्या वो पीपीआई सही हो रहा है, और अगर वो पीपीआई सही हो रहा है तो हम उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसका हमें इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें ऑल्टरनेटिव तरीके पे जाना चाहिए। जैसे खाने में हमें देखना चाहिए कि मसाले का कम से कम इस्तेमाल करें, मिर्च कम इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हाइड्रेशन अच्छे रखें, पानी अच्छे से पिएं, ऐसा मीठी चीज़ें कम खाएं जिससे कि हमारे को एसिडिटी कम हो और रिफ्लक्स कम हो और दवाई की कम से कम ज़रूरत पड़े। और अगर हमें ज़रूरत पड़ भी गई है तो भी इसका मैक्सिमम यूज़ 6 हफ्ते से ज़्यादा ना करें और 6 हफ्ते के बाद इसको ब्रेक दें और ब्रेक देने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। यानी इसको हमें जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें। शुरू में लगातार इस्तेमाल कर ली 1 महीने तक, उसके बाद जब ज़रूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से हम इसकी टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। अब मैं ऐसी 3 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि 2 धारी तलवार है। यानी कि आमतौर पे तो ये किडनी को फ़ायदा करती हैं, पर कुछ खास परिस्थिति में ये किडनी को नुकसान भी कर सकती है। तो इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी आती है? पहला ग्रुप है वो है एस इनहिबिटर, जिसमें कि लिसिनोप्रिल, इनैलेप्रिल, रैमिप्रिल जैसी दवाई आती हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसके अंदर लोसार्टन, टेलमिसार्टन आता है, और SGLT2 इनहिबिटर जिसके अंदर एम्पाग्लिफ्लोजिन और डेपाग्लिफ्लोजिन जैसी दवाई आती हैं। ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? ये जो किडनी में जो फिल्टर होता है जहाँ ब्लड, उसके प्रेशर को कम कर देती है, जिससे प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाता और किडनी को जो प्रोटीन लीकेज से डैमेज होना होता है वो नहीं होता है। लेकिन अगर फिल्टर ही कम काम करेगा तो सीरम क्रेटिनिन तो बढ़ ही सकता है। ये सीरम क्रेटिनिन कितना बढ़ रहा है यही बताता है कि ये दवाई फायदा कर रही है नुकसान कर रही है। अगर ये सीरम क्रेटिनिन अपने बेसलाइन वैल्यू से सिर्फ 10 से 30% के बीच में बढ़ता है तो ये फायदा करता है, और अगर ये 30% से ज़्यादा क्रेटिनिन बेसलाइन से बढ़ जा रहा है तो ये नुकसान कर सकता है। जो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 10 बढ़ा और एक में 30 बढ़ा तो 10 भी तो नुकसान ही हुआ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो 10 बढ़ता है वो शुरुआत में तो लगता है कि हमें थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हम 2 साल बाद जाके देखेंगे एक आदमी जो कि एस इनहिबिटर खा रहा है और एक आदमी जो एस इनहिबिटर या ARBs या SGLT2 इनहिबिटर नहीं ले रहा है, तो दोनों की किडनी में फ़र्क होता है। जो दवाई ले रहा है और उसका सीरम क्रेटिनिन 30% से रेंज से कम ही रहा है, उसकी किडनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी और उसका क्रेटिनिन वहीं पे स्टेबल होता है। जबकि जो दूसरा आदमी जो नहीं ले रहा होता है उसका जो होता है सीरम क्रेटिनिन बढ़ जाता है और उसका कारण प्रोटीन लीकेज होता है। और इसमें दूसरा बड़ा खतरा होता है कि सीरम पोटेशियम का लेवल भी बढ़ सकता है। तो जब भी हम ये दवाई यूज़ करते हैं
तो दवाई को इस्तेमाल करने के 5 दिन के बाद हमें किडनी का टेस्ट कराना है, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन और पोटेशियम का होना आवश्यक है। अगर हमारा सीरम क्रिएटिनिन 30% से कम बढ़ा है और पोटेशियम 5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम है तो ये दवाई हमें सूट कर रही है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ा है तो हमें अपने डॉक्टर से मिलकर ये दवाई सही करानी पड़ेगी। और हाँ, इसके साथ हमें ये देखना होता है कि भाई हमें अननेसेसरी डिहाइड्रेशन ना हो रहा हो और नेफ्रोटॉक्सिक दवाई ना लें। किडनी को बचाने के अन्य उपाय पर भी हमें अमल करते रहना है। दूसरी प्रकार की 2 धारी दवाइयाँ जो फायदा भी करती है और कुछ स्थितियों में नुकसान भी कर सकती है, डायरेटिक्स आती हैं। डायरेटिक्स में फ्यूरोसोमाइड, टॉसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाइयाँ आती है। ये क्या करती है कि हमारे बॉडी से यूरिन को निकालती है, किडनी के अलग अलग हिस्सों में काम करती है और यूरिन को बाहर निकालती है। अब जब वो यूरिन को बाहर निकालती है तो बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जिससे कि किडनी की लाइफ बढ़ती है। और इसके अलावा ये अगर किसी को सूजन हो रही है और सूजन ज़्यादा होती है तो कई तरह के चेंजेस आते हैं, किडनी को भी नुकसान हो सकता है, तो उससे बचाती है। लेकिन अगर यही दवाई किसी मरीज का डिहाइड्रेशन कर दे तो उसको नुकसान हो सकता है, यानी उसका नॉर्मल पानी था शरीर में और वो पानी ज़्यादा निकल गया उसके शरीर से, तो उससे उसकी किडनी की खराबी आ सकती है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। दूसरा ये क्या करता है कि सोडियम को कम करता है, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को भी कम कर सकता है। तो अगर कोई डायरेटिक ले रहा है तो कैसे पता करें कि हमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि ये फायदा भी कर रही है और नुकसान भी कर रही है। तो देखिए, अगर कोई हम डायरेटिक ले रहे हैं और हम बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं, लेट के खड़े होने में हमें चक्कर नहीं आते और हम चल फिर रहे हैं आराम से, और बॉडी में कहीं पे ना तो सूजन है और ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, ना जीभ सूख रही है, तो इसका मतलब डोज एडिक्वेट है। और इसके बावजूद भी हमारे को हर महीने अपना डॉक्टर से चेकअप कराना होता है, जिसमें टेस्ट भी कराते हैं कई बार डॉक्टर्स। दूसरा, इसको कभी भी ट्रिपल कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है, यानी कि एस इनहिबिटर भी ले रहे हैं, एनएसएड्स भी यानी दर्द की दवाई भी ले रहे हैं और डायरेटिक भी ले रहे हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन एक घातक कॉम्बिनेशन होता है। ये किडनी को तुरंत खराब कर सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है। और अगर हम डायरेटिक्स ले रहे हैं कोई और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, सब स्टेबल है, फिर भी अगर हमारा शरीर का पानी ऊपर नीचे हो रहा है उसका हमें अंदाजा रखना पड़ता है। अगर किसी को दस्त लग गए, बहुत उल्टी आ गई, तो उसे दवाई कम करनी पड़ेगी डॉक्टर की सलाह से। और अगर किसी वजह से हमारा पानी बढ़ गया तो दवाई बढ़ानी पड़ती है। तो यानी कि डायरेटिक्स हमारे को फायदा नुकसान दोनों कर सकती है, पर इसकी अगर डोजिंग सही हो तो ये हमारे लिए जीवनदायक हो जाती है, और अगर इसकी डोजिंग ज़्यादा हो गई तो दिक्कत कर देती है। तो इसका जो महीन बैलेंस है वो आपको अपने डॉक्टर की मदद से मेंटेन करना है। और तीसरे प्रकार की 2 धारी दवाई जो है वो है हर्बल मेडिसिन्स। देखिए, हर्बल मेडिसिन्स फायदा भी कर सकती हैं और नुकसान भी कर सकती हैं। अब हम लोगों के आमतौर पे धारणा ये रहती है कि हर्बल मेडिसिन कभी नुकसान नहीं कर सकती है, पर हर्बल मेडिसिन से भी नुकसान हो सकता है। इसे पहचानने की अत्यंत आवश्यकता है। हर्बल मेडिसिन्स में कई बार प्योर हर्बल मेडिसिन नहीं होती है, वो जड़ी बूटी से ना होती है, उसके अंदर कंटैमिनेट होते हैं, हैवी मेटल्स मिलाए होते हैं, खासकर लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। ये जो हैवी मेटल होते हैं, ये हैवी मेटल हमारी किडनी को नुकसान कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैवी मेटल बना है या नहीं बना है? तो उसके लिए उसका आपको ब्रांडेड लेना है, जीएमपी सर्टिफाइड होना चाहिए, वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसमें कहीं भी हैवी मेटल नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। उसके अंदर प्योर आयुर्वेदिक, प्योर हर्बल दवाइयाँ ही होनी चाहिए, तो वो आपके लिए सेफ है। अगर उसमें कहीं पे भी लेड, कैडमियम दिख रहा है तो वो अनसेफ है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना लेबल की दवाई दे देते हैं। अब बिना लेबल की दवाइयों में ये मिला हो सकता है या अन्य चीज़ें भी मिली भी हो सकती हैं, तो बिना लेबल की दवाई को ना लें तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरा, हर्बल मेडिसिन कैसे नुकसान कर सकता है? कुछ जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उसके अंदर मिलावट होती है। अब किसी को जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें या तो दर्द की दवाई होगी, एनेसिड मिला दिया, या स्टीरॉइड मिला देते हैं। किसी को सूजन है तो उसके अंदर डायरेटिक मिला देते हैं, तो उससे भाई आपको फायदा तो होगा, लेकिन ये दवाइयाँ तो हमारे ही साइंस में मना है। एलोपैथी जिसको हम साइड इफेक्ट वाली साइंस समझते हैं, उसी में मना है ऑलरेडी। अगर हर्बल में किसी ने मिला दी तो इसको भी पहचानने का वही तरीका है कि जीएमपी सर्टिफाइड मेडिसिन लें, लेबल्ड लें और लेबल को चेक करें। अनलेबल्ड खुली दवाइयाँ जिसमें कुछ नहीं लिखा है, जो नुस्खे बना के बताई जाती हैं, उसको ना लें, और अगर ले भी रहे हैं तो पहले उसका लैब टेस्ट
होना आवश्यक है कि उसमें कोई भी ऐसे तत्व ना हो। और फिर प्योर हर्बल मेडिसिन से भी कभी कभी किडनी को नुकसान होता है। वो दो तरह की हर्बल मेडिसिन होती है। एक होती है एरिस्टोलोचिया। एरिस्टोलोचिया जो होता है, इसके अंदर एरिस्टोलॉकिक एसिड होता है। ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करके किडनी को खराब करने की क्षमता रखता है। ये यूरोथेलियल कैंसर भी कर सकता है। तो जिसके अंदर एरिस्टोलॉकिक एसिड है, इसको चाइनीज हर्बल नेफ्रोपैथी के नाम से आपको मिल जाएगा। ये पूरे नेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पे कई स्टडीज हो चुकी हैं। तो एरिस्टोलॉकिक एसिड को किडनी मरीज को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जैसे कि इसके अलावा एक होता है हाई ऑक्जेलेट कंटेंट जूस होते हैं कई सारे, पालक का जूस या ये स्टार फ्रूट का जूस, ये इसके अंदर ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा था। तो जो ऑक्जेलेट के अंदर ये होता है, अगर वो किडनी में गया तो वो स्टोन बना सकता है। और किसी को अगर पहले से ही थोड़े बहुत भी स्टोन बनते हैं, उनके इतने स्टोन बन जाएंगे किडनी के अंदर की रुकावट हो जाएगी और उस रुकावट की वजह से उसकी किडनी खराब हो जाएगी। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के मिरेकल क्योर पे तो विश्वास ना करें कि ये बहुत चमत्कारी दवाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, दवाइयों से फायदा हो सकता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्योर हर्बल ही हो, उसके अंदर कोई कंटैमिनेशन ना हो। तो उसके लिए लेबल्ड और जीएमपी सर्टिफाइड दवाई, ब्रांडेड दवाइयों का, आप हर्बल दवाइयों का ही इस्तेमाल करें। और जो एरिस्टोलॉकिक एसिड होता है और हाई ऑक्जेलेट कंटेंट जूसेस होते हैं, उसको ना लें। अगर आप हर्बल दवाई या कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आपको अपना समय समय पे क्रेटिनिन करा के देखते रहना चाहिए। जो पहला क्रेटिनिन का टेस्ट है वो 1 हफ्ते बाद होना चाहिए, फिर 1 महीने बाद करें, फिर हर 3 महीने में करें। ये हर दवाई के लिए लागू होता है। तो अगर मैं समराइज करूं तो आजकल दवाइयों का इस्तेमाल का चलन बहुत बढ़ गया है। चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, किसी भी प्रकार की अगर हम दवाई ले रहे हैं तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि इस दवाई की क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किडनी के साइड इफेक्ट्स को देखने के लिए आपको ये देखना है कि भाई वो दवाई उस लिस्ट में तो नहीं है जो किडनी को इंजरी करती है। और अगर ऐसी कोई दवाइयां तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और अगर कोई दवाई ले रहे हैं हम, कोई भी दवाई, तो हमारे को अपने टेस्ट कराने होंगे समय समय पर, ये देखने के लिए कि उसका कोई भी नुकसान हमारी किडनी को नहीं हो रहा है। सुरक्षित रहें, दवाइयों का सही इस्तेमाल करें ताकि आपको फायदा तो मिलता रहे जो आप लेने के लिए ले रहे हैं, और उसके नुकसान से बच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।